नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब जुड़े हैं। मलिक साहब, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। जी और धन्यवाद हरि जी। हमारे दर्शक कि न केवल गुजराती दर्शक ग्लोबली, मगर जो गुजराती के सिवा भी हिंदी दर्शक हैं या तो अन्य भाषाओं के दर्शक हैं, वो हमें देखते रहते हैं। और हम चाहते थे, हमारे दर्शक चाहते थे कि केपी मलिक साहब को कभी बुलाइए, क्योंकि हमें कुछ मैसेजेस ऐसे मिलते थे, क्योंकि आप तो सुनते होंगे। और मलिक साहब वैसे भास्कर ग्रुप, जो देश का सबसे बड़ा अखबार समूह है, उसके पॉलिटिकल एडिटर भी हैं। और उनकी लेखनी में ताकत है, उनके सोर्सेस जो हैं वो इनसाइड सोर्सेस रहते हैं, ताकि वो जानकारियां हासिल ऐसे करते हैं कि जिससे वो कहीं गलत साबित न हो। वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। और वैसे मोदी के शासन में, यानी हम अटल जी जैसे राजपुरुष का शासन कुछ अलग ही था, वो भी हमने देखा है, और मोदी शाह का शासन भी देखा है। तो दोनों में जो अंतर है वो भी हम भली भांति जानते हैं। और मलिक साहब से हमने अनुरोध किया, आज रविवार है, फिर भी हमने उनसे समय चुरा लिया है, तो सीधा हम चलेंगे मलिक साहब के पास। मलिक साहब, ये बिहार में क्या हो गया? अपेक्षा तो कुछ और थी, लोगों में भी बदलाव की चाहत थी, मुद्दों की बात हो रही थी, मगर मोदी शाह ने क्या खेला कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने क्या खेला कर दिया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं मलिक साहब। हरि भाई, पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे और अपने प्लेटफॉर्म पे एक मौका दिया है अपने विचार रखने का। और मैं जो आपके दर्शक हैं उनका भी बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो मुझे सुनना चाहते हैं। आपने सवाल पूछा है कि बिहार में क्या सोच रहे थे, क्या हुआ। तो हम कोई बहुत ज्यादा अलहदा नहीं सोच रहे थे और हमें कोई ऐसी आशंका नहीं थी कि कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना इतना भयंकर हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, हमने खुद ने भी नहीं सोचा था। मैं ये मान के चल रहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में लड्डू रहेगा और वो चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होगी तो वो आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ करके अपने नंबर बढ़ाएगी, ये इसकी आशंका हमें थी। लेकिन इतने ऊपर चली जाएगी कि 200 भी पार कर जाएगी, तो ये तो आश्चर्यजनक है। बात यह है कि जब कई लोगों ने वो इंटरव्यू सुना अमित शाह जी का और उन्होंने कहा कि अब की बार हम 160 पार करेंगे, तो एंकर ने कहा कि आप दावा करते हैं 160 का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 160 का मैं दावा नहीं कर रहा हूं, 160 प्लस का दावा कर रहा हूं। तो हम लोग समझ गए थे कि अगर ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं और ये नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन हमें फिर ये भी लगता था कि कई बार ये ऐसा नहीं है कि ये चाणक्य हर चीज में पास ही होते हैं, ये कई चीजों में फेल भी होते रहे हैं। जैसे मैंने इनको 2 राज्यों में फेल होते लोकसभा में देखा था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। वहां पे इनकी चाणक्य नीति नहीं चली थी। तो मुझे लगता था कि नीतीश कुमार भी बड़े खिलाड़ी हैं और वो इतनी आसानी से मात नहीं खाएंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को घेरने का काम किया था, और नीतीश कुमार के जो सिपे सालार उनके करीबी लोग थे उनमें ये सेंध लगा चुके थे, उसके हिसाब से बहुत बड़ी जीत बिहार में इन्होंने पाई है। लेकिन अब ये जीत खाली आपने अपने सियासत के हिसाब से वोट लेके और साधारण तरीके से ले ली हो, ये तो किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, हमें आपको भी हजम नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और कोई भी हम एक चीज का विश्लेषण करें तो मुझे लगता है बेईमानी होगा। इसमें कोई एक बिंदु नहीं है, बहुत सारे बिंदु हैं जहां जहां पे चीजें हुई है। और इसको आप एक उदाहरण में समझ सकते हैं कि आपके सामने विपक्ष लाठी डंडे लेके खड़ा हुआ है और बड़ा बलशाली है, लेकिन हमारे पास तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो
AK-56 और कमांडो की पूरी फौज है। भाई AK-56 में खुद लेके खड़ा हूं और मेरे जो कमांडो हैं वो बड़ी बड़ी मैगजीन लेके खड़े हुए हैं, जिनमें नंबर 1 पे चुनाव आयोग है, CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, तमाम एजेंसियां आपके साथ हैं, तमाम शाम दाम दंड भेद आपके साथ है, ट्रेनें आपके पास हैं, EVM की कंट्रोलिंग आपके पास है। तो आप कैसे लाठी डंडे से इतने शक्तिशाली जो कंपटीटर आपका है उससे कैसे निपट सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब बात ये रही है कि जो मैं 2 दिन से अलग अलग चैनलों पे भी यूज कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, जितने इनके विपक्षी लोग हैं, मजबूत लोग हैं, बहुत दिनों से आपको पता है कि बिहार में कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी घुसने की, लेकिन वो घुस नहीं पा रही थी, सक्सेस नहीं हो पा रही थी। अब वो सक्सेस हो चुकी है और यहाँ पे अब राजनीतिक हत्या 2 लोगों की बिहार में होने जा रही है। नीतीश कुमार जो आज भी बिहार के नंबर 1 के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, 20 साल की एंटी कॉम्बेंसी उनके ऊपर चिपक नहीं रही है, आज भी लोग उनका, बिहार के लोग सम्मान करते हैं, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर करने जा रही है और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हत्या होने जा रही है, ये मैं सीधे सीधे कह सकता हूं। आप कुछ भी कहिए, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अब नीतीश कुमार जी चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी जो थोड़े मजबूत इसलिए माने जाते थे कि ये केंद्र में भी समर्थन कर रहे हैं, तो जिस लाठी के भरोसे ये केंद्र में समर्थन कर रहे थे वो लाठी टूट चुकी है और उसमें दीमक लग चुकी है, क्योंकि पूरी पार्टी खत्म है। जो आपके आजू बाजू लोग बैठे हैं, इधर संजय झा बैठे हैं, उधर लल्लन सिंह बैठे हैं, वो दोनों कब के भाजपा में जा चुके हैं, इनको पता ही नहीं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में हरि भाई जी लास्ट में, इसके बाद में हरि भाई लास्ट में कह के फिर आपको माइक दूंगा कि अगली जो हत्या है आप उसका आकलन शुरू कर दीजिए। अगली जो राजनीतिक हत्या है वो ममता बनर्जी की होने जा रही है, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जहां जहां इनके दुश्मन हैं, जहां जहां इनको लगता है ये वहां वहां जाएंगे। और इसमें हम कोई भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दें, ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सियासी दल है। किसी भी सियासी दल का मकसद होता है कि उस दल की सरकार बने और उसके आपने एक खेल के नियम तय किए हुए हैं, उन नियमों के मुताबिक आपको गोल करना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने नियम है, अपने कायदे कानून है, उसके हिसाब से वो करती है। जिसको रोकना हो वो रोक ले, उनका अपना सिस्टम है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको इजाजत देंगे तो मैं दे दूं कि जिस प्रकार की घटना पिछले दिनों दिल्ली में हुई है, इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ है, दर्जनों आदमी मारे गए और दर्जनों आदमी घायल हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी नेपाल चले जाते हैं। यही प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं और ताज होटल पे हमला होता है मुंबई पे, और मुंबई में इस तरह के घटनाएं होती हैं, तो ये वहीं पहुंच जाते हैं मुंबई में, और वहां कैमरे के सामने जाके जिस जिस तरह की बातें बोलते, जो जो करते वो आपके सामने है। और दिल्ली में अगर हम लोग उस समय कवर कर रहे थे तो जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, हर घंटे में ब्रीफिंग दे रहे थे वो, और जब वो हर घंटे हमारे सामने आ रहे थे तो दोपहर बाद शाम को ये हुआ कि वो कपड़े बदल लिए उन्होंने, उनको कहीं मीटिंग में जाना होगा, उनको कुछ करना होगा। तो हम जैसे लोग जो मुंह बंद ही नहीं होता हमारा, हमने कहा अरे बताइए मुंबई में लोग मर रहे हैं और ये इनको कपड़े बदलने की पड़ रही है। तो हम ही लोगों ने उनका मजबूर कर दिया था इस्तीफा देने के लिए। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। आपको याद होगा कि एक रेल दुर्घटना हुई थी इलाहाबाद में, पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था। आज क्या रेल मंत्री सोच सकते हैं इस्तीफा देने के लिए? अभी घटना हुई है, 15 दिन भी नहीं हुए, किसी ने जिक्र तक नहीं किया दुर्घटना का, क्योंकि उनको पता है कि इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आज पूरे भारत में कोई नेता, कोई विपक्षी दल का नेता कोई सवाल पूछने की हिम्मत कर सकता है कि इतने दिन हो गए हैं दिल्ली में बम विस्फोट को, एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट का नहीं आया? अगर कोई दूसरा आदमी इस पर सवाल पूछ ले वो देशद्रोही हो जाएगा। तो ये हालात पैदा कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, ये नए नियम राजनीति के बना दिए हैं।
अब ये अपने तमाम जो इनके सामने खड़े हुए लोग हैं, एक एक को इसी प्रकार से निपटाएंगे और कोई चू नहीं बोल पाएगा। जी मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा ये विश्लेषण किया और बात बताई। जिस प्रकार से आपने दो लोगों की राजनीतिक हत्या की बात करी, एक तो नीतीश कुमार को निपटाए और अब आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को निपटाएंगे। एसआईआर के माध्यम से मेरे ख्याल से हर राज्य पर उनका कब्जा करने की कोशिश में इलेक्शन कमीशन और सब एजेंसियां जो उनकी पार्टनर हैं वो लगी हुई हैं। तो अब बिहार के चुनाव को देखते हुए दो सवाल है मेरे। एक, वहां मुख्यमंत्री पर्ची का बनेगा, मगर कौन बनेगा, संभावनाएं किसकी है? एक। दूसरा, ये विपक्षी जो नेता हैं जो उनके चुंगाल में अभी तक आए नहीं, वो भी नतमस्तक हो जाएंगे क्या? देखिए हरीश जी, अगर आप देखें बिहार के संदर्भ में आपने सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री पर्ची का बनेगा क्या और कौन बनेगा। अब कौन बनेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। क्या आप कह सकते थे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा या राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो ये कहना तो मुझे लगता है बेईमानी है। लेकिन पर्ची का मुख्यमंत्री बनेगा ये श्योर शॉट है, ये 101% कंफर्म है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि जो दूसरे सियासी दल के नेता हैं, क्या वो घबराए हुए हैं? उनकी राजनीतिक हत्या कैसे होगी? क्या उसमें और भी लोग हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद तो अखिलेश का भी नंबर है यूपी में। तो आप करेंगे क्या? अगर आप इनके हिसाब से देखते हैं, ये भी तो तैयार है ना कहीं ब्लैकमेल होने के लिए, क्योंकि इनके जो पिछले कर्म है वो सामने आते हैं। अब ममता बनर्जी को जब घेरा जाएगा, तो ममता बनर्जी को जब घेरा जाएगा तो उनको नहीं घेरा जाएगा, उनके भतीजे को पकड़ लिया जाएगा। उसमें कई सारी चीजें हो जाएंगी। मायावती जी हो रही है ना आज ब्लैकमेल। मायावती जी की राजनीतिक हत्या हो गई, उनको पता ही नहीं चला, खत्म हो गई है वो, आज कहीं नहीं। बिहार में एक सीट पे जीतने के लिए उन्होंने क्या क्या कर दिया, पूरी पार्टी बेच दी। तो आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बिहार में आई थी, तो आपकी तो हो चुकी है, बट आपको पता नहीं चल रहा है या दिख नहीं रहा खुद को, बाकी लोगों को दिख रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे नेता हैं। नीतीश कुमार की बात मैं इसलिए यहां कर रहा हूं कि नीतीश कुमार के ऊपर करीब 10 साल दिल्ली में मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद, 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जैसे नेताओं पे तमाम आरोप होते हैं कोई किसी भी तरह के, कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई और उसमें वो खुद शामिल है अपनी राजनीतिक हत्या कराने में। वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनको इतना जकड़ लिया था, उनको इतना घेर लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो कुछ नहीं कर पाए। उससे पहले आपने देखा नवीन पटनायक को किस तरह घेरा गया। तो ये इनका एक अपना सिस्टम है और इस सिस्टम को अभी भेद पाना किसी भारत के नेता की मुझे हैसियत नजर नहीं आ रही है। अगर आप राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी माहौल बनाते हैं। राहुल गांधी का अगर विश्लेषण हम करें, जब से वो पैदा हुए हैं, वो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं और 4 कमांडो के बीच में हुए हैं। वो एसपीजी के 4 कमांडो स्टैंड गन और बंदूक लेके खड़े हुए हैं, उसके बीच में वो पैदा हुए हैं। अगर वो बाथरूम में पेशाब करने भी जाते हैं तो कमांडो उनके साथ जाता है, वो कहीं भी जाते हैं तो एसपीजी उनके साथ चलती है। तो ऐसे व्यक्ति को धरातल की हकीकत, धरातल की सच्चाई कभी पता नहीं चल सकती। उनके जो लोग उनके कान में बोलेंगे, उनके जो लोग उनको बताएंगे, वो वही व्यवहार करेंगे और वही कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कहावत है छोटी सी कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल है। राहुल गांधी की बड़ी शानदार यात्रा हुई थी, आपने देखा था लोकसभा चुनाव से पहले। और अभी राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया माहौल बनाया था बिहार में, वोट चोर गद्दी चोर का। और ऐसा लगने लगा था जैसे इस बार तो सारा मामला ही पलट जाएगा बिहार में। लेकिन आखिर हुआ क्या? तो इस चीज को राहुल गांधी अपने अंतिम जो है चरम तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं,
इस पे विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस में ऐसा क्या है कि कांग्रेस के अंदर कई जगह शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब मैं बहुत ज्यादा डीपली इसमें जाके बात नहीं करूंगा, क्योंकि पता नहीं कौन कहा क्या है, हम किसी के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन कमियां तो हैं, कुछ ना कुछ बात तो है, बिना हुए तो कोई जिक्र चल नहीं रहा है, गड़बड़ियां तो है। तो ये कौन है, क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी की क्या मजबूरी है, सोनिया गांधी की क्या मजबूरी है, सोनिया गांधी क्या धृतराष्ट्र बनी हुई है क्या, कि मेरा बेटा ही पीएम बनेगा, मेरा बेटा ही कांग्रेस का नेता बनेगा? क्या प्रियंका भी बन सकती है क्या, या कोई दूसरा आदमी भी बन सकता है क्या, या सिर्फ कहने भर के लिए और नाम मात्र के लिए ही आप क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए हुए हैं क्या? क्या उनकी पावर है क्या इतनी कि वो कांग्रेस को कंट्रोल कर सके? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने की कैसे सोच सकते हैं, और उन क्रांतिकारी लोगों से जिनका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है? आप सही फरमाए। गुजरात में, हम तो गुजरात में कांग्रेसियों को देखते हैं, और गुजरात में वैसे भी कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो कुछ न करे तो भी 70-75 सीट्स तो उनको मिल ही सकती है। मगर जिस प्रकार से कांग्रेसी बिके हुए हैं, या तो डायरेक्ट बिके हुए हैं, या तो फिर जिस प्रकार से वो इनके उद्योगपतियों के मार्फत बिके हुए हैं, तो इस बार तो धरातल तक पहुंच गए हैं वो। तो मेरे ख्याल से गुजरात में वो कहते हैं, निवेदन तो करते रहते हैं कि 2027 में हम मोदी की शाह को उनके गृह राज्य में हराएंगे। अब कैसे हराएंगे मालूम नहीं, लंगड़े घोड़ों से कैसे हराएंगे। यानी बोलते बहुत है राहुल, मगर उनकी प्रतिष्ठा ऐसे दांव पर लगी हुई है। आपने ठीक ही कहा, उनकी माताजी यदि धृतराष्ट्र बनी हुई है तो फिर उनका न्याय ईश्वर ही करे, ये मानते। मगर मैं और आगे की जो बात आपसे पूछना चाहता था, जैसे कुछ ये लोग डोजियर बनाते हैं, कभी जमाने में अर्जुन सिंह डोजियर रखते थे, मगर डोजियर ज्यादा समय तक चलते नहीं थे। मोदी जी डोजियर रखने में माहिर है, उनकी सेना भी डोजियर रखने में माहिर है, और जो घोटालों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके डोजियर से उनको ब्लैकमेल किया जाता है, अपने साथ लिया जाता है। ये तो हमने देखा है हर जगह पर। और फिर भी अब गुजरात में उनके लिए ट्राइबल जो पट्टी है हमारी, अंबाजी से लेकर उमरगांव तक 27 सीटें हैं। मोदी को बिहार के चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद दौड़े दौड़े गुजरात में आना पड़ता है, क्योंकि यहां पर वैसे आम आदमी पार्टी वैसे तो भाजपा की बी टीम के नाते ही काम कर रही है, मगर एक आदमी है जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, चैतर वसावा, और दूसरा एक कांग्रेस का एमएलए है, अनंत पटेल। दोनों ने कल एक समांतर उन्होंने सभाएं करी बिरसा मुंडा के वो 150वीं जन्म जयंती पर। वो चैतर वसावा और अनंत पटेल जो कि कांग्रेसी है, वो भी ट्राइबल है, उनकी सभा में पूरा जन सैलाब था, और मोदी ने गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करने के बावजूद वहां पर लोग नहीं आते ज्यादा, ये उनको डर सता रहा है। तो मोदी का डिक्लाइन हो सकता है, या मोदी के बाद आप अमित शाह को ही देखते हैं कि अमित शाह उनकी गद्दी संभालेंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं समझता कि अमित शाह गद्दी संभालेंगे। कोशिश जरूर कर सकते हैं और कुछ समय के लिए बन भी सकते हैं, लेकिन वो कोई लंबा पीरियड ले लेंगे मुझे नहीं लगता। दूसरा, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वहां स्थानीय जो सांसद हैं या नेता हैं उनकी जो किसी कम्युनिटी के नेता हैं या किसी जाति के नेता हैं, वहां पे बिरादरियों की भीड़ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिहार में भी हुआ है, अमित शाह की और मोदी की रैली में कोई बहुत ज्यादा लोग आए नहीं है, उनको लाया गया है। लेकिन सर, उनका भीड़ का करना क्या है लाके, जब हमारा सिस्टम मजबूत है। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में रैलियां शुरू पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती हैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि 5 चरणों में चुनाव होता है,
तो पहले चरण का चुनाव इधर ही होता है, वेस्टर्न यूपी में। तो मोस्ट प्रोबेबली मोदी जी पहली रैली मेरठ में करते हैं और दूसरी रैली सहारनपुर में करते हैं। मोदी जी, और लोकसभा चुनाव की आपको बताता हूं कि मोदी जी की दूसरी रैली थी सहारनपुर में, और इनकी रैली में बहुत मुश्किल से 5,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। और अगले ही दिन उसी जिले में 20 किलोमीटर दूर 50,000 आदमियों की पंचायत हुई थी, ठाकुरों की, राजपूतों की, इनके खिलाफ। और नतीजा आपने देखा उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी 30 पे सिमट गई है। तो वो जो विरोध इनका था, वहां पे ये ओवर कॉन्फिडेंस अमित शाह थे उत्तर प्रदेश में, और योगी जी को निपटाना चाह रहे थे, तो योगी जी ने इन्हीं को निपटा दिया। तो देखिए, मैं आपको जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं या आप समझना चाह रहे हैं, कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष, कोई भी महागठबंधन मोदी और अमित शाह को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर अमित शाह और मोदी को नुकसान होता है, वो अंदर के लोग ही करेंगे। जब भी नुकसान होगा वो अंदर के लोगों से होगा। हमारे पास लगातार सूचना है, डे 1 से सूचना है, 2024 के चुनाव के बाद जब इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने, आज तक संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई, ये आपको पता है। उसी समय 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, और आज तो करीब 5 दर्जन लोग ऐसे हैं जो अपना मुंह खोलने को तैयार हैं। ऐसे सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद, 5 बार के सांसद, या सांसद भले ही वो 2 बार के हों, लेकिन उनके 30 साल उन्होंने पार्टी में या संघ में दिए हैं, वो सवाल कर रहे हैं। आपने देखा कि 10 साल आपकी सरकार में आर.के. सिंह मंत्री रहे, पावर मिनिस्टर रहे, आपकी आंखों के नैन तारे थे वो, और वही बिहार में आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अब भले ही आप उनको सस्पेंड करने की बात करें, भले ही पार्टी से निकालने की बात करें, उनकी बातों में तो सच्चाई थी। जी। आप क्या करेंगे मुरली मनोहर जोशी जी का? उन्होंने तो खोल दिया आपके खिलाफ मोर्चा, तो उनका क्या बिगाड़ेंगे आप? संजय जोशी तो इतने लंबे समय से मोर्चा खोले हुए हैं। तो आपके खिलाफ जब कोई मोर्चा खुलता है, तो आप उसको टैकल कर लेते हैं, उसको सिस्टम में कर लेते हैं, क्योंकि 1 लोग मोर्चा खोलते हैं, 2 खोलते हैं, 5 खोलते हैं। जब 5 दर्जन लोग एक साथ आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, तब आप क्या करेंगे? और अंदर के लोग खोलेंगे। तो इस तरह की चीजें होंगी, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो इंटरनल लोग हैं, चाहे वो संघ के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, कहीं ना कहीं उनका भी एजेंडा सक्सेस हो रहा है। संघ आज इतना मायूस क्यों नजर आता है? संघ इतना क्या बोलते हैं उसको, ऐसा क्यों नजर आता है कि उसके पास का कुछ नहीं, बेचारा नजर आता है, बेचारगी भरा क्यों है वो? क्योंकि उसके तमाम एजेंडे मोदी जी ने पूरे किए हैं, और मोदी जी ने अपर हैंड करते हुए उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है कि आपने हमसे जो है, एक उदाहरण के रूप में अगर लें, आपने हमसे 10 रुपए मांगे थे, हमने आपको 100 रुपए दे दिए, अब चुपचाप बैठो, तो चू नहीं करना। जो एजेंडा दिया था संघ ने, उससे भी अधिक करके दिखाया है। जो जो आपने मांगा था, आपको उससे अधिक मिला है, तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, अब हम चाहे जो करें। तो उस परिस्थितियों में फंस गया है संघ। और अगर संघ के कुछ लोग अभी कोशिश करते हैं, तो उनकी हैसियत भी नीतीश कुमार की जैसे हो जाएगी। लोकप्रिय तो आप हैं, लेकिन आपको निपटा दिया गया है, क्योंकि आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ऐसे लोग तो संघ में भी हैं, ऐसे लोग तो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। तो इसलिए अभी इमीडिएटली कुछ होने नहीं जा रहा है। ये मामला अभी थोड़ा पकेगा, घड़ा भरेगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा। जी सर, ये घड़ा कब भरेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने जिस प्रकार से बेबाक बातें प्रस्तुत करी तथ्यों के आधार पर, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ, जब आप हमें वक्त दे पाए। हमारे दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से, हमारे चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।